Everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to discuss about the 7th chapter of India's struggle for independence. This is a Bipin Chandra book, India's struggle for independence, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, लेट इट बी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, देन डेफिनेटली दीज क्लासेस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड इसमें मैं आपको लास्ट में जब मेरी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको जो ये क्लासेस हैं एक बार देखना है और उसके बाद नोट के तौर पे पीडीएफ से आप बार बार इसको रिवाइज कर सको। सो मेरी और भी सीरीज हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज है एंड इंडियन इकोनॉमी की सीरीज है, एंड एक कंबाइंड सीरीज है इंडियन पॉलिटी प्लस इंडियन इकोनॉमी, दोनों की ये सीरीज कंबाइंड है। 15 डेज का ये सीरीज है, 15 दिन में आप इसको वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हो। एंड नोट्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो आपको नोट मिल जाएगा। नोट यू हैव टू टेक एंड लाइक आपने पहले दिन कुछ रिवाइज दिया, उसका शेड्यूल भी मैंने बता रखा है कैसे करना है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देख लेना, एंड उसके बाद आपको ये नोट के थ्रू रिवाइज करना है। पहला दिन कुछ जो बता रखा है कि इतना वीडियो देखना है, उसको आपको शाम को रिवाइज कर लेना है। ऐसे करके आपको सब्सिक्वेंटली 15 डेज में रिवीजन भी हो जाएगा, आपका क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। लाइकवाइज इंडियन पॉलिटी की सेपरेट सीरीज और इंडियन इकोनॉमी की सेपरेट सीरीज है, इनको भी ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है। ये सीरीज में ये 7वां चैप्टर है आज, तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। अब देखिए हम लोग, ये जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनिज्म। इकोनॉमिक यहाँ पे की वर्ड है, ठीक है। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनिज्म। कोलोनिज्म हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स आए तो कॉलोनी बना दिया हमें, ठीक है, और कोलोनिज्म का प्रोसेस शुरू हो गया और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो अर्ली लीडर्स थे, अर्ली लीडर्स यानी कि मतलब जो कि 1875 से लेकर 1905 के आसपास के जो लीडर थे, इनको कहा जाता है मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये लोग खुल के अगेंस्ट में बात नहीं करते थे। ये ऐसी बातें नहीं करते थे कि बिल्कुल ब्रिटिशर्स को भगा देना चाहिए। ये मॉडरेट थे, ये धीरे धीरे मतलब अपने बेटरमेंट की बात करते थे। एंड मोर ओवर लास्टली इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक भी शुरू कर दिया था। तो ये कोई मतलब खुलेआम नरम दल के ये लोग थे, ठीक है, खुलेआम विद्रोह नहीं करते थे। मॉडरेट लीडर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा, इस क्लास में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि फर्स्ट इन 19th सेंचुरी इकोनॉमिक क्रिटिक वाज स्टार्टेड। इकोनॉमिक क्रिटिक स्टार्ट हो गया कब? 19th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड प्रिसाइजली कहूँ तो 1875 या फिर उससे थोड़ा सा पहले 1850s के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक क्रिटिक करने लगे लोग, ठीक है। एंड दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। एंड यही एक्चुअली ये सीड की तरह काम किया, एक बीज की तरह काम किया, जिससे जो पौधा निकला वो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट के तौर पे इंडिया में कंसोलिडेट किया गया। लेटर जो लीडरशिप रहे गांधी नेता में, उन्होंने उस पर कंसोलिडेशन दिखाया, ठीक है। शुरुआती जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से लेकर 1850 के आसपास जो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, वो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन का जो रूल है, ब्रिटिश रूल है, वो हमारी कंट्री मतलब इंडिया को हेल्प करेगा मॉडर्नाइज बनाने में, ठीक है, मॉडर्नाइज करने में। बिकॉज उनके पास उस समय मॉडर्न साइंस था, टेक्नोलॉजी था, एंड कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमी था वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक था। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था इकोनॉमी का, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि काफ़ी उस समय हेल्पफुल था, मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ कराने में किसी कंट्री का। तो जो हमारे 1800 से 1850 के बीच के जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे ब्रिटिश रूल से लेकर। ये बोलते थे
कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो हमें हेल्प ही करेंगे, हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज करेंगे ये लोग, बिकॉज उनके पास मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बट बाद में ये चीजें गलत साबित होने लगी, इनका एक इल्यूजनमेंट शुरू हो गया आफ्टर 1860। आफ्टर 1860 के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत प्रूव होने लगी कि जो मतलब मॉडर्नाइजेशन करेंगे ब्रिटिश रूल के द्वारा होगा, वो सब धीरे धीरे गलत प्रूफ होने लगा। एंड एक्चुअली रियलिटी जो था सोशल डेवलपमेंट का, जो मतलब इन्होंने सोच रखा था अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने कि ब्रिटिशर्स करेंगे, वो सब कुछ फेल हो गया, एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, एंड कंट्री जो थी हमारी वाज रिग्रेसिंग एंड अंडर डेवलपिंग। ठीक है, तो ये सब नहीं हमें कुछ भी मिला, तो धीरे धीरे ये इकोनॉमिक क्रिटिक करना शुरू कर दिया उस दौरान के लीडर्स ने। इनमें बहुत बड़ा नाम, 3 नाम आता है जो कि 1870 से 1905 के बीच में काफी एक्टिव रहे, इकोनॉमिक क्रिटिक किया इन्होंने, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी एक पर्सियन थे, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये एक MCQ है, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये वो शख्स थे दादा भाई नौरोजी जिन्होंने बेसिकली कमान संभाला, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये 3 नामों में भी। इनका जन्म 1825 में एज ए बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस फैमिली में ही हुआ था इनफैक्ट, एंड 1825 में जन्म होने के बाद जब भी बड़े हुए तो ये एक बिजनेसमैन बने। लेकिन जो भी इन्होंने लाइफ टाइम में कमाया, जो भी धन इन्होंने कमाया, जो भी शोहरत इन्होंने कमाई, जो भी इंटेलेक्ट इन्होंने गेन किया, वो सब कुछ इन्होंने लगा दिया नेशनल मूवमेंट के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इनको बहुत तकलीफ होती थी जब हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर देते थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने सारी एनर्जी, सारा वेल्थ, सब कुछ इन्होंने लगा दिया नेशनल मूवमेंट में। दूसरा बड़ा नाम आता है जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, शॉर्ट में MG रनाडे इनको बोलते हैं, दूसरा बड़ा नाम है। इन्होंने सिखाया हमें, उस समय की जो इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने उनको पाठ पढ़ाया कि भाई मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वैल्यू क्या होती है, कितना इंपॉर्टेंट है। जस्टिस MG रनाडे ने इसको प्रोपोगेट किया। ठीक है, तीसरा नाम आता है रमेश चंद्र दत्त का, RC दत्त जिनको बोलते हैं। ये एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे, एक ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे ये, ICS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे ये। एंड इन्होंने पब्लिश किया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी एक किताब थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट किया हमारी कंट्री को। इनफैक्ट ड्रेन थ्योरी का जन्म जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन इस थ्योरी को इन्होंने अपने बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो दादा भाई नौरोजी की थ्योरी थी, इन्होंने ही इसको प्रोपोगेट किया था, लेकिन इसको यूज किया गया था बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, सच एज RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। ठीक है, इन्होंने माइन्यूट डिटेल में बताया कि कैसे अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट किया है हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली। देन इन 3 नामों के अलावा भी कुछ और नाम है जो कि काफी फेमस है इकोनॉमिक क्रिटिक करने में, छोटे बड़े नाम है। GV जोशी, G सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब भी बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, जो उन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज को बड़े ही माइन्यूटली स्क्रूटनी किया है, एंड ओवरऑल समझने के बाद इन्होंने समझा एक्चुअली नेचर एंड पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल, एंड कोलोनिज्म वाज द मेन ऑब्स्टेकल टू द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनका मानना था, ये सब लोगों का मिलकर ऐसा मानना था कि जो कोलोनिज्म है उसी की वजह से हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से पॉवर्टी हमारे देश में बुरी तरीके से फैल रही है। इंडिया हैज नाउ बिकम ए कंट्री ऑफ फेमिन। ठीक है, अकाल पड़ते रहते थे उसमें। आगे बढ़ते हैं। इनकी स्टडी में कुछ तथ्य और सामने निकल के आए। इन्होंने देखा कि जो एसेंस था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, वो था उसका जो बेसिस था वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था, उसको सबऑर्डिनेट बनाना था।
द एसेंस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज टू सबऑर्डिनेट द इंडियन इकोनॉमी टू दैट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं डोमिनेशन की कोशिश करते थे, ये इंडियन इकोनॉमिक को डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमी। डोमिनेशन थ्रू द ट्रेड, ट्रेड भी एक तरफा होता था, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, सब में वो अपनी बेनिफिट ही देखते थे। इंडियन इकोनॉमी के बेनिफिट से इसको रत्ती भर भी मतलब नहीं था, ठीक है। उनके इस स्क्रूटनी में उन्होंने ये भी पाया कि जो हमारी कंट्री में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था फ्री ट्रेड का, मतलब कि अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे फ्रीली ट्रेड करते थे, यहाँ पे आते थे और उनका जो सामान आता था उस पर कोई चार्ज नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई टैरिफ नहीं लगता था। लेकिन जब इंडियन माल विदेशों में जाता था तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगाते थे, उस पर टैरिफ लगाते थे। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में दनादन हो रहा था, ठीक है, दनादन हो रहा था। और इंडियन जो फाइनेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मरा जा रहा था, ठीक है, बिकॉज हमारा पैसा हमारी कंट्री में नहीं लगाया जा रहा था, दूसरे का पैसा हमारी कंट्री में लगा के और बेनिफिट उससे वो लोग ले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री का जो फाइनेंस सिस्टम था वो टोटल क्रम्बल कर चुका था। तो ये सारे एसेंस में इन्होंने निकाला। फिर इनको ये भी एसेंस में इनको और भी चीज़ें पता चली, जैसे कि सबसे बड़ी बात कि इन्होंने, अंग्रेजों ने भारत को एक्चुअली एक फूड सप्लायर की तरह बना दिया था, सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब यही से रॉ मटेरियल जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे कॉटन, कॉटन यहाँ से एज ए रॉ मटेरियल जाता था, ब्रिटेन के कारखानों में पहुँचता था और वहाँ से कपड़ा बन के जो आता था वही इंडियन मार्केट में बिक जाता था। तो इंडियन मार्केट को वो एक मार्केट की तरह यूज़ करते थे, मेट्रोपॉलिटन मैन्युफैक्चरर जो थे वो मार्केट की तरह यूज़ करते थे। जो ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अपना माल बनाती थी हमारे ही रॉ मटेरियल से और हमें ही लाके हमारे मार्केट में बेचती थी। अब इससे क्या होता था कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट जो सिस्टम था लोकल, जो कि कपड़े से बुनाई कटाई करके वो कपड़ा बनाते, हाथों से करके वो लोग बनाते थे कपड़ा, वो क्या है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता था और जो मशीन से बन के आता था वो सस्ता रहता था। तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट, इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट, वो उसको जबरदस्त धक्का पड़ा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट पहुंचा, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, एक तरीके से भुखमरी जैसी हालात बना दी इन्होंने, ठीक है। एंड हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट उन्होंने जबरदस्त किया और उसका फायदा भी लिया। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम था जो कि इकोनॉमिक क्रिटिक का पार्ट बना। आगे बढ़ते हैं। जो लीडर थे, ये जो लोग, मैंने जो नाम आपको बताया, ये 3 नाम, बाकी ये नाम, ठीक है, ये लोग एक साइमल्टेनियस लर्नर और टीचर थे। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, जो भी ब्रिटेन की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री में आती थी, ब्रिटिश इंडिया में, उसको वो पहले समझते थे, खुद लर्न करते थे उसको, और बाद में वो लोगों को समझाते भी थे, प्लेटफॉर्म से बोलते थे, बड़े बड़े मंच से बोलते थे, लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। Initially they understand and they had to explain also on the basis of the policies in the colonial structure, ठीक है। तो they were simultaneous learner as well as teacher, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये एजिटेशन हुआ इकोनॉमिक क्रिटिक करने का, इकोनॉमिकली जो एजिटेशन जो ये लोगों ने शुरू किया, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया, जैसे कि बोल्ड, हार्ड हिटिंग एंड कलरफुल लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया। बिकॉज ये लोग क्रिटिक करते थे तो राइटिंग में ज़्यादा चीज़ें चलती थी, ये सब न्यूज़पेपर में ये लोग लिखते थे, एडिटोरियल लिखते थे एंड किताबें भी लिखते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक MCQ है, आर.सी. दत्त ने लिखा था। तो ये सारा हार्ड लैंग्वेज, हार्ड हिटिंग लैंग्वेज, कलरफुल लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है, बोल्ड लैंग्वेज यूज करते थे। दादा भाई नौरोजी जो थे, उनका जो मेन मुद्दा उन्होंने पकड़ा, पॉवर्टी को पकड़ा। उन्होंने कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, जो कि हमारे कंट्री में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी को हवा दे रही है, इन्हीं की वजह से पॉवर्टी हमारे देश में फैल रहा है। तो दादा भाई नौरोजी का मेन मुद्दा था पॉवर्टी का। आर.सी. दत्त ने कुछ इस प्रकार से कहा, आर.सी. दत्त put it
इफ इंडिया इज पुअर टुडे, इन्होंने भी पॉवर्टी पे बातें कही, इट इज थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है, नॉट पॉलिटिकल कॉजेज, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से हमारे लोग गरीब हैं। जो सो कॉल्ड जो ब्रिटिश रूल था वो ये क्लेम करता था कि नहीं, हम ही हैं जो इंडिया को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, हम ही हैं जो भारत का डेवलपमेंट करा सकते हैं, बट कुछ रिजल्ट उल्टा ही होता था, ठीक है, बिकॉज उनका हिडन मोटिव था। वो लोग यहाँ से जैसे मैंने बताया कि आपको रॉ मटेरियल ले जाते थे और यही माल बेच जाते थे। ट्रेड सिस्टम, फ्री ट्रेड सिस्टम उनके लिए था, हमारे लिए कुछ नहीं था। सो फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो है वो इसमें बहुत अच्छे से समझा इन लोगों ने रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एंड दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मूवमेंट, ठीक है, सॉरी, दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, बिकॉज पॉवर्टी रही तो नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। पॉवर्टी का जो मेन कारण था वो नेशनल डेवलपमेंट का ना होना, जो कि मतलब एक्चुअली ब्रिटेन क्लेम करता था, ब्रिटिश रूल क्लेम करता था कि हम भारत को तरक्की के राह पे लाएंगे, इसको एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, लेकिन वैसा वो कुछ भी नहीं करते थे। और ये चीज को लोगों में समझाने की कोशिश की इन नेताओं ने, जो कि जैसे कि दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, ये लोगों ने इसको समझाने की कोशिश की, और इसकी वजह से हमारे कंट्री में यूनिटी धीरे धीरे देखने को मिलने लगी, बिकॉज लोग जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। और इसी इकोनॉमिक क्रिटिक की वजह से डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है, वो लोग यूनाइट भी हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इन लोगों ने, जो ये नेता थे लाइक जीवी जोशी, लाइक दादा भाई नौरोजी, लाइक गोविंद रनाडे एक्सेट्रा, ये जो भी नेता थे, आर.सी. दत्त, ये लोग हमेशा इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियलिज्म वर्ड पे। इन्होंने कहा कि अगर देश की तरक्की होनी है तो इंडस्ट्रियलिज्म होना ही चाहिए, हमारे कंट्री को मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा, इंडस्ट्री को बेस बनाना ही पड़ेगा। जैसे जीवी जोशी इस विषय में क्या कहते हैं देख लीजिए। जीवी जोशी कहते हैं, ए सुपीरियर टाइप एंड ए हायर स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। रनाडे कहते हैं कि फैक्ट्रीज कुड फार मोर इफेक्टिव दैन स्कूल्स एंड कॉलेज, ठीक है। रनाडे का मानना था, जस्टिस एम.जी. रनाडे का, महादेव गोविंद रनाडे, सॉरी, इनका मानना था कि स्कूल और कॉलेजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, एंड इट बेसिकली यूनाइट द डाइवर्स पीपल ऑफ इंडिया इनटू ए सिंगल नेशनल एंटिटी। ये जो इंडस्ट्रियलिज्म है, ये इसको कहा गया कि यही इंडस्ट्रियलिज्म जो है यूनाइट करेगा डाइवर्स पीपल ऑफ इंडिया के एक सिंगल नेशनल एंटिटी में, बिकॉज कास्ट वास्ट इतना बहुत बड़ा मुद्दा है, बट अगर सबको कहोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कराना है तो सब लोग साथ में आएंगे, तो एक सिंगल नेशनल एंटिटी की तरह हम लोग निकलेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया का जो एक न्यूज़पेपर है द बंगाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बंगाली वॉज रिटन बाय हुम, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया। कौन लेखक संपादक हुआ करते थे बंगाली के? सुरेंद्रनाथ बनर्जिया। इन्होंने एक अपने अखबार में 18 जनवरी 1902 को एक पॉइंट लिखा था रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलिज्म, that commercial union of the various Indian nationalities once established will never cease to exist। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल यूनियन बनाना, वो जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन कॉमर्शियल यूनियन अगर बन गया एक बार, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह का यूनियन आपने बना लिया, तो वो जीवन भर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इतना इंपॉर्टेंस देते थे ये लोग इंडस्ट्रियलिज्म को, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगेन जो हमारे नेता थे उस समय के, जो मॉडरेट नेता थे, जो इकोनॉमिक क्रिटिक कर रहे थे, सच एज दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, जीवी जोशी एक्सेट्रा, ये सब जो लोग थे जो इकोनॉमिक क्रिटिक कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना हमने देखा है ना, वो उसका बेसिस होना चाहिए इंडियन कैपिटल एंड नॉट द ब्रिटिश कैपिटल। बिकॉज अगर इंडियन पैसा हम लगाएंगे तो उसका मुनाफा हमारे पास रहेगा, है ना। इंडियन कैपिटल से हम अपने
अपनी कंपनियां लगाएंगे, इंडियन कैपिटल से हमारी कंपनियां खुद की खड़ी होंगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उसका बेसिस इन्होंने कहा कि इंडियन कैपिटल होना चाहिए, ना कि फॉरेन कैपिटल। बट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो थे उस समय के, कुछ स्टेट्समैन जो थे, जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटेन के, उनका ये कहना था कि अगर भारत का डेवलपमेंट करना है, भारत का डेवलपमेंट होना है, तो इसके लिए चाहिए भारत को इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल along with लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने कहा कि भारत में अगर तरक्की करनी है, भारत में अगर डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होना है, तो फॉरेन कैपिटल चाहिए और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए। इनमें से जो ये थिंकिंग रखा करते थे, इनमें से बहुत फेमस जो लोग हैं वो जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल, अल्फ्रेड मार्शल एंड लॉर्ड कर्जन। ये लोग ऐसे लोग थे जो मतलब गुमराह किया करते थे। मतलब ये लोग कहते थे कि नहीं, भारत की तरक्की तो हम ही करा सकते हैं, वो भारत की तरक्की तभी होगी जब फॉरेन कैपिटल आएगा यहाँ पे, हमारे देश से पैसा आके लगाएंगे हम लोग, और लॉ एंड ऑर्डर को भी हम ही लोग मेंटेन करेंगे। जबकि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उस समय के, जो मॉडरेट नेता थे, एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बोल रहा हूँ, सरदार नौरोजी, एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी, आर.सी. दत्त एक्सेट्रा, सब लोग जो थे ये कहते थे कि नहीं, ये गलत थ्योरी देते हो आप लोग, फॉरेन कैपिटल से हमारी कंट्री का कोई फायदा नहीं है। इट डिड नॉट डेवलप ए कंट्री बट एक्सप्लॉइटेड एंड इम्पोवरिश्ड इट। बल्कि इन्होंने एक्सप्लॉइट ही किया है और हमें और भी गरीब बनाया है। इट हैज फर्दर लेड टू द ड्रेन ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया एंड फर्दर स्ट्रेंथेंड द ब्रिटिश होल्ड ओवर द इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप लोग ड्रेन करते हो कैपिटल का, यहाँ का माल, यहाँ से पैसा आप लोग खाली करते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश होल्ड जो इंडियन इकोनॉमी पे आप लोग बढ़ा रहे हो, सबऑर्डिनेट करना चाहते हो इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कैपिटल इनइविटेबली लेड टू इस पॉलिटिकल सब्जुगेशन। मतलब जो कॉलोनियल कंट्रियां हुआ करती हैं, नेशनलिस्ट लीडरों ने कहा कि जो कॉलोनियल कंट्रियां होती हैं उनमें फॉरेन कैपिटल कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल सब्जुगेशन भी करती है। पॉलिटिकल सब्जुगेशन से मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमी को आपने जकड़ लिया तो आप डेफिनेटली उसको पॉलिटिकली भी आप जकड़ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सब्जुगेशन भी ये कहीं ना कहीं होता है इकोनॉमिक फॉरेन कैपिटल के वजह से। बिकॉज मान लो अगर इंडिया में कोई कंपनी आके फॉरेन कैपिटल लगा के, पैसा लगा के कंपनी खड़ा करती है, तो बट नेचुरल है कि वो यहाँ पे अपने हिसाब से पॉलिटी भी चाहेगी, तो पॉलिटिकल सब्जुगेशन भी होता है। नेक्स्ट, it has vested interest which demanded security for the investors and that ultimately led to the ruin of Indian traditional handicraft। इसका मतलब क्या है, जो इकोनॉमिस्ट थे उस समय के, जो नेशनलिस्ट थे उस समय के, उनका ये मानना था कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस करने फॉरेन कैपिटल लेके आते हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। वो क्या करते हैं, यहाँ से माल लेके जाते हैं और रॉ मटेरियल लेके जाते हैं और वहाँ पे अपनी कंट्री में उसी रॉ मटेरियल से ये मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाते हैं, गुड्स तैयार करते हैं और उसी को लाकर इंडिया में बेच देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम बिल्कुल क्रैश कर गया इस वजह से। बस हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कारखाने नहीं थे, हमारे यहाँ लोग ट्रेडिशनल हाथ से हैंडलूम से कपड़ा बनता था, वो थोड़ा महंगा पड़ता था। ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, वहाँ पे पावर लूम काम करता था, वहाँ का कपड़ा जब बन के आता था यहाँ पे सस्ता पड़ता था। तो जो लोगों को सस्ता ऑप्शन मिल रहा है तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से कोई खरीदता ही नहीं था, इंडियन प्रोडक्ट को कोई यूज ही नहीं करता था। ये एक कहीं ना कहीं लेड किया कि भाई जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट में लोग थे अचानक बेरोजगार हैं, उनके अचानक से उनका रोजगार ही छीन गया और दैट लेड टू द, बहुत लोग ऐसे इसमें इन्वॉल्व थे जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये मानना था कि कहीं ना कहीं रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे विल लीड टू द इंडियाज डेवलपमेंट। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर कहा करते थे।
कि फॉरेन ट्रेड जो भारत हो कर रहा है उससे भारत को भी फायदा होगा, और कहीं ना कहीं जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे भी भारत को जबरदस्त फायदा होगा और भारत का अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसके विरोध में नेशनलिस्ट क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट सेड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस इंडस्ट्री वाज देयर बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर रहा? इंडिजिनस इंडस्ट्रीज के ऊपर से। फॉरेन ट्रेड और रेलवे भी कहीं ना कहीं जो है वो कोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलप किया है हमारी इकोनॉमी को। इन्होंने नेशनलिस्ट लीडर ने कहा कि देखिए ट्रेड को आप वॉल्यूम वाइज मत देखिए कि कितना ट्रेड कर रहा है भारत, ट्रेड को ऐसे देखिए कि कौन से गुड्स, नेचर ऑफ गुड क्या है जो कि इंटरनेशनली एक्सचेंज होते हैं। तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है ब्रिटेन में, वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड हमारे कंट्री में आके बेच दिया जाता है। तो वॉल्यूम मत देखो, वॉल्यूम से तो काम ही नहीं चलेगा। आप देखो कि नेचर ऑफ गुड्स जो एक्सचेंज हो रहा है इंटरनेशनली वो क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि रेलवे हैड नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड विथ इंडियाज इंडस्ट्रियल नीड्स। इन्होंने कहा कि आप रेलवे कहते हो कि रेलवे आपने बिछाया जो कि इंडिया को फायदा करेगा, लेकिन सच तो बात ये है कि ये आपके खुद के फायदे के लिए बनाया है आप लोगों ने। बिकॉज सी पोर्ट तक जो भारत है, ऐसे मान लो भारत है ये, ठीक है, सपोज रफ पिक्चर बना रहा हूं, ठीक है। बोला कि आप रेलवे क्यों डेवलप कर रहे हो, सी पोर्ट तक आप रेलवे डेवलप कर रहे हो, बिकॉज रेलवे से क्या होगा कि आप अंदर जो माल है, ठीक है, उसको आप सी पोर्ट तक रेलवे के थ्रू ले जाए। उसको एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप खुद के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। हमारे नेशनलिस्ट लीडर का ऐसा मानना था, ठीक है। हमारे कंट्री को ये फायदा बिल्कुल नहीं देगा। जीवी जोशी ने तो ये भी कह दिया कि एक्सपेंडिचर जो भी रेलवे पे होता है, इट शुड बी सीन एज इंडियन सब्सिडी टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, बिकॉज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है ब्रिटेन में, उनको थोड़ा सब्सिडी मिल जाए, बिकॉज उनको आसान हो जाएगा माल का ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो उस समय के नेशनलिस्ट थे उनका ये मानना था, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह, उनका ये मानना था कि जो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड की जो पॉलिसी है कि ब्रिटिशर्स आके हमारी कंट्री में फ्रीली ट्रेड कर ले रहे हैं, वो सबसे बुरी बात है। वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। होता क्या था कि अपना प्रोडक्ट लेके आते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और हमारी कंट्री में उन पर कोई टैरिफ नहीं लगता था, आके यहाँ पे बिना टैरिफ के और यहाँ पे माल बेच के चले जाते थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। अगेन वही पॉइंट है, टैरिफ पॉइंट पॉलिसी जो है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वेर बेसिकली गाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास, बिकॉज ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना ये टारगेट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय जो रूल कर रही थी हमारे कंट्री में। इसलिए क्या किया था, टैरिफ नहीं लगाते थे। जो भी माल उधर से हमारे कंट्री में आता था उस पर 1 रुपया टैरिफ नहीं लगाते थे वो। एंड इसी की वजह से नेशनलिस्ट ने क्या किया, इन्होंने डिमांड किया कि रिडक्शन होना चाहिए लैंड रेवेन्यू में, कि मतलब जो लैंड से रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था उस पर रिडक्शन होना चाहिए, एंड सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना चाहिए। एंड दे ऑल्सो सपोर्टेड द इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्ट्स विच द रिच एंड मिडिल क्लास कंज्यूम। मतलब कि जो भी मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास जो भी मतलब इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं टैक्स लगाना चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहिए, उनसे इनकम टैक्स भी लेना चाहिए। ठीक है, आगे एक्सपेंडिचर साइड पे जो इन्फेसिस था, एक्चुअली कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स का जो इन्फेसिस था, वो इन्फेसिस वाज ऑन सर्विंग ब्रिटेन्स इंपीरियल नीड्स। जैसे कि उस समय आपको पता है कि ब्रिटेन इंपीरियल नीड क्या हुआ करती थी, कॉलोनी बना रखा था, बहुत सारे एशियाई कंट्रीज को कॉलोनी बना रखा था उन्होंने, और कई सारे इस
अफ्रीकन कंट्रीज को भी इन्होंने कॉलोनी बना रखा था। उसके लिए जबरदस्त खर्च भी चाहिए था। कहीं पे कॉलोनी किसी कंट्री को बना के रखना है तो उसमें खर्च भी तो होगा। तो वो क्या करते थे, जो आमदनी होती थी भारत से उसको वो लोग डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स पे खर्च नहीं करते थे। कहाँ खर्च होता था, तो आर्मी पे खर्च होता था। आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्च कर देते थे, या फिर जो दूसरे देश में जो उसको मेंटेन करने के लिए खर्च आ रहा है, कॉलोनी बनाए रखने में, उस पर वो सारी चीजें खर्च हो जाया करती थी। बट वेलफेयर पे कुछ नहीं खर्च होता था, डेवलपमेंट पॉइंट पे कुछ भी खर्च नहीं होता था। इन सब चीजों को भी हाईलाइट किया गया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट जो इन इकोनॉमिस्ट जो थे उस समय के, जो नेशनलिस्ट थे, उनका जो फोकल पॉइंट हुआ करता था वो है ड्रेन थ्योरी। जैसे कि दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही ये ड्रेन थ्योरी को प्रोपोगेट किया था। इनका मानना ये था, ये हर प्लेटफॉर्म पे बोलते थे दादा भाई नौरोजी, कि देखिए एक लार्ज पार्ट है जो इंडियन कैपिटल का और इंडियन वेल्थ का, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ड्रेन हो जाता है। कहाँ पे, तो सैलरी और पेंशन देने पे। जो लोग इंडिया में काम कर रहे, जैसे आर्मी से रिलेटेड जो अफसर काम कर रहे थे, या फिर जो सिविल सर्वेंट थे, उनके ऊपर उनकी सैलरी और पेंशन पे खर्च हो जाता है बहुत बड़ा अमाउंट। कुछ और भी एरिया पे खर्च होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, प्रॉफिट्स ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया, एंड द होम चार्जेस और एक्सपेंसेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। इन सब चीज़ों पे खर्च हो जाता है हमारा पैसा, जो कि हमारे डेवलपमेंट पे या हमारे वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए था। ये सब ड्रेन हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफर हो जाता है इन सब हेड पे खर्च के रूप में। इसी को फोकल पॉइंट बना के हमारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कोलोनिज्म को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने मई 1867 में पहली बार ये थ्योरी को का निजात किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है। इन्होंने कहा कि ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया, ये ड्रेन थ्योरी जो है, ब्रिटिश पॉलिसी जो है, वो कहीं ना कहीं ड्रेन कर रही है और साथ में इंडिया को ब्लीड करा रही है। हमारे लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसका फायदा कोई और ले रहा है। आरसी दत्त ने भी इसको पॉइंट बनाया जब उन्होंने ड्रेन को अपना मेजर थीम बनाया, ड्रेन थ्योरी को अपना मेजर थीम बनाया था। उनका जो बुक लिखा उन्होंने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें ड्रेन थ्योरी को मेन थीम बनाया था। इन्होंने ये भी कहा कि जो ये ड्रेन थ्योरी है, इसने रिड्यूस कर दिया है इंडिया को टू द लैंड ऑफ फेमिन्स, more frequent, more widespread and more fatal than any known period before in the history of India। इन्होंने कहा कि भाई हमने तो इससे बुरा पीरियड कभी नहीं देखा। ये जो ड्रेन थ्योरी है अंग्रेजों की, ड्रेन थ्योरी, इनकी जो ब्रिटिश पॉलिसीज है जो कि ड्रेन कर रहे हैं हमारी कंट्री को, ये बहुत ही हमारी कंट्री को एक्चुअली इसने फेमिन, प्रोन टू फेमिन बना दिया है। ठीक है, और हिस्ट्री में शायद ऐसा ही कभी नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रेन denuded India of productive capital for agriculture and industries so desperately needed। इसका मतलब ये है कि अब देखिए, जो पैसा आपके एग्रीकल्चर पे खर्च हो सकता था, इंडस्ट्री पे खर्च हो सकता था, वो तो ड्रेन हो जा रहा है, वो तो कहीं और किसी और हेड पे खर्च हो रहा है। तो उस हेड पे, मतलब एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे क्या खर्च करोगे? डेस्परेट नीड था वहां पे उस समय, लेकिन पैसा ही नहीं था, ड्रेन हो जाता था। ड्रेन थ्योरी ऑल्सो पोसेस द ग्रेट पॉलिटिकल मेरिट। इसका मतलब ये है कि ड्रेन थ्योरी को समझना बहुत आसान था। इट वॉज ईजी टू ग्रैस्प बाई नेशन ऑफ पीजेंट्स। हमारा कंट्री जो था वो पीजेंट्स का ही देश था। आज भी बहुत लोग, मोर देन लगभग 50% के आसपास लोग आज भी किसान हैं हमारी कंट्री में। उस समय तो और भी ज़्यादा हुआ करते थे। तो उनको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि हमारा पैसा जो है, मतलब ड्रेन थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता था, बहुत ही आसान था। इसकी वजह से कई जो मूवमेंट हुए उसमें नो ड्रेन का नारा भी दिया गया। नो ड्रेन वाज द टाइप ऑफ स्लोगन व्हिच वाज यूज्ड फॉर दीज मूवमेंट्स एंड ड्रेन थ्योरी बिकेम द मेन स्टेपल ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एजिटेशन ड्यूरिंग द गांधीयन एरा। तो गांधी के एरा में भी जितने मूवमेंट्स हुए, नेशनल मूवमेंट्स,
उसमें भी ड्रेन थ्योरी को मेन थीम ही, मेन स्टेपल थीम रखा गया। ठीक है, तो ये थीम का निजात किसने किया था? तो मॉडरेट्स ने किया था, सच एज दादाभाई नौरोजी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते। द एजिटेशन ऑन इकोनॉमिक इशूज फर्दर अंडरमाइन किया आइडियोलॉजिकल जो हेजीमोनी था ब्रिटिशर्स का इंडियन माइंड में, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया। देखिए, ये ड्रेन थ्योरी और ये जो एजिटेशन हुआ इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि जो लोगों के मन में एक भावना थी ना कि ये हमारे माई बाप हैं, यही तरक्की करेंगे तो होगा, उसको जो आइडियोलॉजिकल हेजीमोनी थी कि अंग्रेज सब कुछ करेंगे इस देश में, अंग्रेज ही इसकी तरक्की करा के जाएंगे, उसको बिल्कुल खत्म, मतलब एक्चुअली उनका जो ये आइडियोलॉजिकल हेजीमोनी था इंडियन माइंड्स के, इंडियन लोगों के माइंड्स में बैठा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया इस इशू ने, इकोनॉमिक इशू ने, जो कि रेज किया गया था मॉडरेट लीडर्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, सीक्रेट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया ले नॉट ओनली इन फिजिकल फोर्स बट ऑल्सो इन द मोरल फोर्स। ऐसा मानते थे उस समय के लोग जो हमारे देश में थे, वो लोग मानते थे कि ब्रिटिशर्स माई बाप हैं, माई बाप ऑफ द कॉमन पीपल। एंड इकोनॉमिक एजिटेशन ने कहीं ना कहीं इस चीज को भी अंडरमाइन कर दिया। जो ये मोरल फाउंडेशन था कि ब्रिटिशर्स माई बाप हैं, उसको अंडरमाइन किसने किया? इकोनॉमिक एजिटेशन, जो कि इन लोगों के द्वारा, जो मैंने बार बार नाम लिया है, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, सुब्रमण्य अय्यर, ये सब लोगों ने इसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करवाया। ठीक है, तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में, तिलक की न्यूज़पेपर का क्या नाम था? केसरी, याद रखना, केसरी इनका, और एक महारता, दो इनका न्यूज़पेपर था, केसरी एंड महारता। ठीक है, केसरी में इन्होंने, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने केसरी में लिखा था एक बार कि श्योरली इंडिया इज ट्रीटेड एज ए वास्ट पास्चर फॉर द यूरोपियंस फॉर देयर गेम्स। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि इंडिया का जो वेल्थ है, उसको एक पास्चर की तरह, मतलब चारे की तरह यूज किया जाता था। यूरोपियन मोटे होते थे वो खा के तो ये क्रिटिसाइज करने का एक तरीका था इनका। इन्होंने ये भी कह दिया था कि मतलब ये तो ऐसी बात है कि किसी और की दुल्हन को हम सजा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पी आनंदाचार्य, ये एक्स प्रेसिडेंट हुआ करते थे कभी कांग्रेस के, एक्स प्रेसिडेंट थे, बेसिकली कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बाद में एक्स हो गए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे तो इन्होंने कहा कि वाइल इंडिया इज सेफ गार्डेड अगेंस्ट फॉरेन इनरोड्स बाय द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द ब्रिटिश पावर, सी इज डिफेंसलेस। मतलब कि भारत को ब्रिटिशर्स दूसरे देशों से तो बचा रहे हैं, फॉरेन कोई दूसरा हम पे हमला नहीं कर रहा, ब्रिटिशर्स खुद ही लेकिन हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंडिया खुद ही डिफेंसलेस है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट विचार रखा डिफरेंट लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कोरोजन ऑफ फेथ इन ब्रिटिश रूल इनइविटेबली स्प्रेड टू द पॉलिटिकल फील्ड। जो ब्रिटिश फेथ जो इंडिया में था वो डिक्लाइन हुआ इकोनॉमिक क्रिटिक की वजह से, वो कहीं ना कहीं फैल गया पॉलिटिकल फील्ड में भी, बिकॉज जो प्रो इंडियन एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी उसकी डिमांड करने लगे लोग। लोगों को समझ में आ गई कि इंडिया में अगर इंडिया की तरक्की करानी है तो प्रो इंडियन डेवलपमेंटल पॉलिसीज होनी चाहिए। और वो पॉलिसी कौन फॉलो करेगा? क्या ब्रिटिशर्स फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। इट हैज टू बी इन द हैंड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए पॉलिटिकल पावर के ऊपर, तभी ये पॉसिबल है। तो देखिए कैसे इकोनॉमिक क्रिटिक लेड टू द पॉलिटिकल फील्ड, कि भाई मतलब लोगों के अंदर धीरे धीरे सोच आनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं भारत की तरक्की तो अगर भारत के लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी तभी तो होगी। तो ये एक समय जो था जब सोचते थे कि नहीं हमारे माई बाप तो यही है, हमारी तरक्की तो यही करेंगे, वो सोच भी बदली ये इकोनॉमिक क्रिटिक के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the period of, that is why the period of 1875 to 1905 became a period of intellectual unrest। कहा जाता है कि जो
1875 से 1905 के बीच में 30 साल का पीरियड था। ये इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट का पीरियड था एंड इसी पीरियड के दौरान जो नेशनल कॉन्शियसनेस है लोगों के मन में, जो लोगों के मन में नेशनल भावनाएं हैं, कॉन्शियसनेस है, वो जगी एंड दैट लेड टू द सीड विच द मॉडर्न मतलब लेटर टाइम मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बना। ठीक है, तो 1875 से 1905 के पीरियड को इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट माना जाता है कंट्री में। पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों ने इस पीरियड को डोमिनेट किया। इसके वजह से जो आम जनता थी उनके मन में नेशनल कॉन्शियसनेस की भावना जगी और यही भावना जो है एक सीड की तरह, एक बीज की तरह काम किया मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By 1905, prominent nationalists were putting forward the demand for some form of self-government. अब इसे क्रिटिक का असर है कि 1905 के आसपास जो उस समय के प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे, उसमें बड़े नाम भी इंक्लूड हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि कुछ तो एक कम से कम तो थोड़ा बहुत तो ऐसा सेल्फ गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए। They were putting forward the demand for some form of self-government, which is required. Otherwise, economic exploitation नहीं रुकने वाला। ठीक है, और जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी जब पार्टिसिपेट किया इन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, जब बोलने गए थे ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में इन्होंने जाके वहाँ पे भाषण दिया था। तो भाषण में इन्होंने कहा कि इन्होंने बेसिकली डिमांड किया कि सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को मिलना चाहिए एंड इंडिया को ट्रीट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को लाइक अदर ब्रिटिश कॉलोनीज। मतलब इंडिया को जैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना वैसे नहीं कर सकते। बाकी जो ब्रिटिश कॉलोनीज है जहाँ पे कुछ सेल्फ गवर्नमेंट का प्रावधान उन्होंने दिया है वही चीज़ हमारे कंट्री में भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ डिमांड शुरू हो गया। देखो कैसे पॉलिटिकली इकोनॉमी से पॉलिटिकली ओरिएंटेड डिमांड शुरू हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन 1905 जब बनारस सेशन में बोल रहे थे, दादा भाई नौरोजी की ही बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने यहाँ भी कैटेगोरिकली असर्ट किया कि सेल्फ गवर्नमेंट इज द ओनली रेमेडी अगर इंडिया को डेवलप करना है। एंड जब वो एज ए प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और कैलकाटा अधिवेशन में जब वो बोल रहे थे, ही लेड डाउन द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट एज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। तो ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कैलकाटा अधिवेशन हु टोल्ड दैट द सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज शैल बी द मेन गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मास स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल इमांसिपेशन ऑफ द कंट्री वाज स्टिल इन वॉम। हालांकि ये सब सारी चीजें हो रही थी लेकिन उस टाइम पे 1905, 1906, 1910 तक इनफैक्ट जो मास स्ट्रगल था वो अभी भी मतलब भ्रूण में ही था, काफी छोटे लेवल पे था और कंट्री के लेवल पे नहीं पहुंचा था, बहुत ही बॉम्ब लेवल पे था। एंड दिस रूटेड देयर नेशनलिज्म इन ब्रिलियंट साइंटिफिक एनालिसिस। जो उस समय के नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो एनालिसिस किया वो काफ़ी साइंटिफिक था। ऐसा नहीं कि पुराने चीज़ों को उठा के बस रख दिया, कोई लॉजिक नहीं दिया। इन्होंने लॉजिक दिया, एनालिसिस किया। इकोनॉमी जैसे बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ का एनालिसिस करना बहुत आसान नहीं होता। एंड द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मैकेनिज्म ऑफ द मॉडर्न कॉलोनिज्म को समझना आसान नहीं था, बट इन लोगों ने ये काम किया, तो सराहनीय है। बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज आई। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ख़त्म हो चुका है इनफैक्ट। तो आपको अब क्या करना है, आपको अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इसको बहुत बड़े ध्यान से देखा होगा। लास्ट ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, देखते रहना, और लास्ट में आपको PDF ले लेना है। PDF बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को लाइक मार देना है, वो तो करना है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।